नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो 70th बीपीएससी पीटी की पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लगातार इसको फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन तक। कई सारे क्वेश्चन जो आपको सीधे देखने को मिलते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं डायरेक्टली रूप से भी आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आज के पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें से किसने किया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी फेमस है 1764, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इधर जो हमारी कंबाइंड फोर्सेस थी, जैसे ये कासिम वगैरह हो गए बंगाल के रीजन में, है ना, सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, ये सब। ठीक, तो ब्रिटिश साइड से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसमें जो है ये हेक्टर मुनरो है ना, इन्होंने लीड किया इसको। ऑप्शन फर्स्ट। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं इसमें से। ठीक है, भूकंप जितने भी आपने महसूस किए होंगे कभी ना कभी या उसके बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए ये सारे प्रकार के अर्थक्वेक्स के बारे में लगभग पढ़ा जाता है। तो सबसे कॉमन जो मेथड है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, हमारी पृथ्वी पे जो हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं, जैसे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है ना 7 और फिर कुछ माइनर्स, तो इनका मूवमेंट होता है ना, तो मूवमेंट से जो ट्रेमर्स फील होते हैं हमें भूकंप के, तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक होता है। हिंदू मंदिर का सबसे भीतरी भाग जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है कहलाता है। हाल ही एग्जाम्पल जैसे अयोध्या में राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ, ठीक है, तो मूर्ति जहाँ पे स्थापित की गई वो हिस्सा मंदिर का क्या होता है। ठीक है, तो उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल, इसमें से किसके उदाहरण हैं। तो ये देखिए क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से ये प्राप्त होते हैं, तो इन्हें फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसका ही अनुच्छेद 25, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या है कि भारत के संविधान 25 जो अनुच्छेद है उसमें प्रदान की गई अंतरात्मा की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किन 2 अनुच्छेदों के द्वारा मजबूत की गई है। तो 25 में यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना, इसकी हमें जो है राइट मिला हुआ है। अब जैसे इसके आगे आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 27 और 28, तो जैसे 27 में कहा गया है कि जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस है ना उसको इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस वगैरह के रेफरेंस में टैक्स वगैरह देने की मनाही है ना, उसकी स्वतंत्रता है। और 28 में कहा गया है कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या उस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको अटेंड करने की फ्रीडम है। तो क्या है, ये तीनों ही आपस में एक ही तरह की चीज़ों से संबंधित हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। इसमें देखिए कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टीज हैं है ना, गुलाम वंश से लेकर के है ना लोधी तक, तो उस दौरान का लेखक इसमें नहीं है। अब्बास खां शेरवानी या फिर शरवानी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखेंगे तो मुगल टाइम पीरियड का है। इसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक जो पूछी जाती है तारीख ए शेर शाही है ना, शेर शाह सूरी के बारे में थी, तो ये जो है आउट हो जाएगा। बाकी ये सभी जो आप देखेंगे सल्तनत काल के लेखक हैं। इसमें से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, ये हमने पहले बताया है, तो उसमें क्या है बेसिकली जो हमारे मार्केट से संबंधित पॉलिसीज हैं, जैसे बैंक रेट, CRR, SLR, ये सब चीज़ें है ना, LAF, ये सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। वहीं जो है ये हमारी फिस्कल पॉलिसी जो होती है, इसके फॉर्मुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मतलब यूनियन लेवल पे, तो यूनियन गवर्नमेंट तो फिजिकल पॉलिसी के ही साधन हैं, जैसे GST, टैक्सेस, अन्य जो होते हैं। तो ये और हो गया, ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का भाग नहीं है। वैश्विक स्तर पर ऐसे कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप पटना में रहते हैं, ठीक है, अब पटना का जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक है ना, जो NCERT की किताब में भी मुख्य रूप से मेंशन है, कुल होते हैं ये 6। ठीक है, एक बार बता देते हैं कौन कौन से। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड किसी स्थान का, लॉन्गिट्यूड नहीं, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, जो ऊंचाई से संबंधित होता है। ठीक,
इसके अलावा प्रेशर और विंड सिस्टम उस पर्टिकुलर प्लेस के रेफरेंस में। फिर क्या है, उस स्थान का समुद्र से कितनी दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ओशन करंट और ये उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर। तो ये पर्टिकुलरली 6 कारक हैं जो किसी भी विशेष क्षेत्र के, है ना, मतलब ये अगर पटना जैसे सिटी के एग्जाम्पल खैर हमने छोटा लीजिए, मतलब ये थोड़े बड़े लेवल पे इसको मतलब सब पढ़ा जाता है, ठीक, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा इसको। तो ये 6 कारक हैं कुल। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 ऑनवर्ड मेनली भारत में, है ना, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, जिसमें वीट और राइस वगैरह में काफ़ी मैसिव ग्रोथ देखी गई इसके प्रोडक्शन में, ठीक है। तो उसी के बाद एक ये स्कीम आई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक सब स्कीम है, ठीक है, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। तो इसको 2010-11 के दौरान शुरू किया गया। और पूर्वी भारत में जो यहाँ पे पूछा गया ना क्वेश्चन में कि कितने राज्यों में ये योजना लागू की जा रही है, तो इनकी संख्या कुल है 7, है ना। कौन कौन सी है इसमें, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल, कितने हो गए, 6 हो गए, और पूर्वी का उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था मेनली वो कन्फाइंड हो गया था कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ एरियाज जो है राजस्थान के जो एनसीआर से सटा हुआ है, यहीं पे इसका इम्पैक्ट देखा गया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए इन राज्यों में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें से कौन सा गलत सुमेलित युग्म है, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस हैं और उसका किस चीज़ में यूज़ होता है, तो मैग्नीशियम को पटाखे वगैरह आतिशबाजी बनाने में यूज़ कर लेते हैं। यूरेनियम एटम बम किसी भी जो ये गैल्वेनाइजेशन की क्रिया करते हैं मेटल्स की, तो उसमें जिंक यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में देखेंगे तो जो मेनली फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन या ये नाइक्रोम वगैरह का यूज़ होता है, इसमें सिल्वर नहीं यूज़ होता, है ना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम बतानी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाते हैं ये। तो जैसे 2023 तो खैर बीत गया, तो 23 की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। और अभी 2024 भी हो गया है, तो 2024 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, है ना। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है ना, फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, है ना। फेडरल फीचर में जहाँ पे राज्यों की विविधता या उसके रेफरेंस में भी चीज़ों को समझा जाए, यूनिटरी में जिसमें केंद्रीय सरकार के बारे में ही सिर्फ कह लीजिए चीज़ हो, ऐसा फीचर दिखा है। तो संविधान को जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह के लक्षण दोनों को डिवाइड करके पढ़ा जाता है, ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें यूनिट मतलब यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी प्रोविजन है और स्टेट्स के लिए भी है, और स्वतंत्र न्यायपालिका जिससे केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही समान रूप से चीज़ें हो सकें। तो ये सभी हमारे संघीय लक्षण हैं। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मतलब शक्ति जो नागरिकता देने की या उससे संबंधित प्रावधान करने की है वो केंद्र सरकार के पास है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे संविधान का कौन सा लक्षण दर्शाता है, एक ये मतलब ये यूनिटरी फीचर कह सकते हैं ना, ठीक है, फेडरल नहीं होगा। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ब्रिटिश एक थे फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक, है ना, अराउंड 1932 में। मुगल ऑफिसर अमील गुजार, है ना, इसने मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल की जैसे हिस्ट्री में ऑफिसर्स जो थे या फिर कुछ ऑफिसर्स के नाम, उनका क्या कार्य था, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अमील गुजार का ना ये लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन संबंध था, ऑप्शन डी। इसमें देखें एक छोटी सी लोहे की गोली नदी में डूब जाती है जबकि एक जहाज उस पर तैरता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्प्लावन, है ना, इसका एक सिद्धांत दिया था बुयाएंसी फोर्स करके था आर्किमिडीज के द्वारा, ठीक है। मानव शरीर निम्नलिखित में से किस पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है? पीएच रेंज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे 14 डिजिट्स में हम देखते हैं सर, तो 7 पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, तो 7 से 7.8 के मध्य हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है ये अगर है तो ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो 7.6 के आसपास उसका पीएच होता है, तो स्लाइटली वो बेसिक होता है, नीचे में, है ना, क्षारीय होता है। तो यही वैल्यू है
इसमें से किस कारक पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ना? तो कई सारे कारण हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लोकेशन, वाटर करंट, ये सब तो है, लेकिन वही ह्यूमिडिटी जो है सबसे बड़ा कारक है। जैसे जो हम ऐसे समझ सकते हैं, इवेपोरेशन होगा, ठीक है, तो जो है मॉइस्चर है ना हमारा एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो ह्यूमिडिटी की मात्रा जब बढ़ेगी तो जितनी ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ती है तो उसी अमाउंट में रेनफॉल भी बढ़ता है ना? तो ये रिलेशन होता है कुछ। भारत ने 1991 में NEP की घोषणा की है ना? क्या है ये? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जिसमें आप LPG रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी की बात हो रही है, ऑप्शन सी। इसमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑप्शन ये गलत टिक हुआ है ना? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। इसमें देखिए, ठंडी जलवायु के स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर गर्मी के ह्रास को कम करने के लिए छोटे छोटे होते हैं, तो इसको कौन सा नियम कहा जाता है? ठंडी जलवायु यानी कि जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जो पोलर रीजन है हमारा, है ना, आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन में देखेंगे, तो इन रीजन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें देखेंगे कि खास करके जो स्तनधारी हैं उनमें कान और अंग, है ना, ये सब ऐसे एरियाज हैं, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है हीट लॉस उनकी बॉडी से कम करने के लिए, है ना, अदरवाइज उनको भी ठंड लगेगी। तो ये जो रूल है जो इनको इस वजह से गर्म रखता है, इसको एलन का नियम कहते हैं। तो कभी ये पूछ लिया जाए कि एलन का नियम किस रेफरेंस में है या क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत हमारे लिखे हुए हैं उसमें अनुच्छेद 38 में संशोधन किया। संशोधन किस रूप में हुआ कि राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानताओं को कम करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक आर्टिकल जो मतलब इसी का सब क्लॉज ऐड किया गया था 38 में 2, है ना, जिसमें यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में ध्यान देने के लिए किया गया, और ये अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट 1978 का। नेक्स्ट है चट्टानी तलों, भ्रंश, आग्नेय बांध और चट्टान से संबंधित होता है कुछ शिला, है ना, इन सब के वर्णन के लिए भूवैज्ञानिक जो होते हैं आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पेशली जो रॉक्स के रेफरेंस में जो जियोलॉजिस्ट ये यूज़ करते हैं, एक टी, है ना, इस रूप में एक कह लीजिए सिंबल होता है जिसको स्ट्राइक एंड डिप कहते हैं। थोड़ा चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना, कभी बस ये पूछा जा सकता है स्ट्राइक एंड डिप, है ना, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है या किस तरह की रॉक्स में यूज़ होता है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग अभी भी कृषि में किया जाता है? तो बाम्बू ड्रिप इरिगेशन, है ना, ऐसे बांस की जो मतलब बांस आपने जो देखा होगा, तो ऐसे हाफ पीस करके उसको ऐड करते हैं और उसके माध्यम से फिर ऐसे बीच बीच में छेद होते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन होता है इससे, है ना। आधा काट देंगे तो एक तरीके से वो नाली टाइप का बन जाएगा। तो ये टेक्निक से सिंचाई आज भी जो है ट्रेडिशनली ये की जा रही है। कहाँ पे? मेघालय स्टेट में। इसमें से किस साइंटिस्ट के अनुसार यदि वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन दो तरीके से यहीं पर पूछा जाता है, वायु प्रतिरोध की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में, ठीक है। तो प्रतिरोध की अनुपस्थिति में विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से गिराया जाएगा। तो वस्तुएं जो दो अगर मान लीजिए अलग अलग हैं तो एक ही समय पर एक साथ नीचे जमीन धरातल पर पहुंचेंगी, है ना। तो ये नियम बताया गया है गैलीलियो के द्वारा, ठीक। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जिसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ा, जो कि मौर्य राजनीतिक इतिहास के संबंध में था और उसकी कुछ जांच की इसने, तो ये कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक काफ़ी फेमस ऑफिसर रहा इस रेफरेंस में, जेम्स प्रिंसेप, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, उसको ध्यान रखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम पढ़ते हैं जीडीपी के रूप में। तो उसके बारे में क्या कहा गया है कि इसमें से किसके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। तो किसी निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर, है ना, वो जो देश के निवासी हैं उनके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। बी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना राज बिहारी बोस के द्वारा की गई थी 42 में। तो उसी के अध्यक्ष के रूप में 1943 में सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया गया था।
इसमें देखिए महासागर में इसमें से कितनी मुख्य तापमान परतें होती हैं, ठीक है, टेम्परेचर लेयर्स की बात हो रही है। तो इसको बेसिकली 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। अपर लेयर एक होती है सबसे डीपेस्ट लेयर, और बीच में जो है थर्मोक्लाइन के रेफरेंस समझ सकते हैं लेयर। तो वो 3 लेयर है ना, ऑप्शन सेकंड वाला। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है ना, तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का ये आंकड़ा था, ठीक है। यहीं पे एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। हमारे देखिए जो भी पेड क्विज़ेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर आपको जो फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत है आपके एग्जामिनेशन के लिए, हमारी टेस्ट सीरीज, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन के माध्यम से, ठीक है। आप पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अपनी तैयारी को सही रूप दे सकते हैं इन चीज़ों को खुद अटेम्प्ट करके। यहाँ पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे, है ना, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। 3 मोबाइल नंबर होंगे, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे फुल पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल। इसके अलावा जो डिस्कशंस वाला भी आप ग्रुप लेना चाहें, आपको कोई डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है वहाँ, ठीक। तो इन सभी चीज़ों से आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, एक तो यूनियन गवर्नमेंट आप जानते ही हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे टेयर के रूप में जो पंचायत है ना, इनको ऐड किया गया है। तो पंचायत और ये शहरों में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ये लगभग सिमिलर स्तर की चीज़ें हैं, तो इसको हम एक ही मानते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के जो है सरकारों का उल्लेख। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से कौन भारत के नेपोलियन के रूप में लोकप्रिय है, तो ये संज्ञा किसकी है, समुद्रगुप्त की। वैदिक काल में, यानी कि जो वैदिक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता था, या कौन सा टर्म किस चीज़ के लिए यूज होता था। तो उसी में से एक है तक्षण, है ना, ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो इसका प्रयोग करते थे इसको बढ़ई के लिए, कारपेंटर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात पूछी जा रही है, तो इसमें से किस नाम के व्यक्ति को, जो कि एक शराब बनाने वाला व्यक्ति था, है ना, तो उसको दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था। तो तुगलक काल में ये अजीज खुमार नाम था इसका, ये ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा चाहे तो पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, शकरकंद आप सबने खाई होगी मे बी, तो होता क्या है, जब इसको हम उबाल के या भून के खाते हैं ना, तो ये मीठा हमें प्रतीत होता है, आलू के जैसा ही होता है, ठीक। तो इसको पकाने के दौरान, यानी कि वही चीज़ कही जा रही है, पकाना इन द सेंस कि या तो भून लेना या उबालने के दौरान, इसमें से कौन सा थर्मोस्टेबल एंजाइम जो इसमें पाया जाता है ना, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है। स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो क्या करता है, जो उसकी स्वीटनेस है उसको बढ़ाता है, ठीक। तो वही है थर्मोस्टेबल एंजाइम, कौन सा इसमें, बीटा एमाइलेज, इसको ध्यान रखेंगे। माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनुस, इनके द्वारा किस दशक में बनाए गए थे, तो 70s के दौरान सबसे पहले जो माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम्स है ना, फॉर्मुलेट करने स्टार्ट किए गए मोहम्मद यूनुस के द्वारा। आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर ये कमेंट करके बताइएगा कि ये किस देश से मूलतः संबंधित थे, है ना, इसको जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिस्ट के नोबेल प्राइज के विनर भी रहे थे। संविधान के अनुसार कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो जिनका उल्लेख देखिए सीधी सीधी बात है संविधान के किसी अनुच्छेद में है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। अब नीति आयोग का उल्लेख ऐसा कहीं पे है नहीं, क्योंकि ये जो है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया है केंद्र सरकार के, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुंवर सिंह के योगदान का सम्मान करने के लिए बिहार सरकार ने किस वर्ष में आरा जिले में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुंवर सिंह को आप सभी जानते होंगे, और ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1992 में। दूध इसमें से किसका अच्छा स्रोत है ना, गाय भैंस का दूध आप जो सब पीते होंगे, तो देखिए मुख्य रूप से जो हमें सोर्सेज मतलब जो मिनरल्स कह लीजिए हमें मिल रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, ऑप्शन बी। अगला है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसी की आत्मकथा, भगत सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भूविज्ञान की वह शाखा जो यह खोज करती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में चट्टानें कैसे झुकती हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है, तो क्या कहलाती है ये वह जो विज्ञान की शाखा है,
तो संरचनात्मक भूविज्ञान, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, जैसे इंडिया में अभी हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है ना, तो ये भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो वैसे ही पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान। तो इससे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अभी जो लेटेस्ट में नवंबर 2023 में मिला है वो एक स्पिरिचुअल लीडर है ना, ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक, ये एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है उससे संबंधित है, इनको मिला है। आप जरा हमें अब ये बताइएगा कि ये चौथे हो गए, तो इनसे पहले 3 लोग कौन हैं, उनके नाम जरा हमें आप कमेंट करके बताएं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो जितने भी डीपीएसपी में आप प्रावधान देखते हैं उनसे इंस्पायर होकर के केंद्र या फिर राज्य की सरकारें लॉ बनाती हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी गई है कि लॉ बनाने में इनको जो है ध्यान में रखा जाए इन डीपीएसपीज को। आर्टिकल 37 में भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा के सारे मेंबर्स, यानी कि नॉमिनेटेड भी और ये इलेक्टेड भी, ठीक है, ये भाग लेते हैं। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 की हमने बात की। तो इसमें क्या है कि कुछ अनुच्छेद को मिला करके एक भाग के रूप में इसे पढ़ते हैं। तो जैसे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है, इन अनुच्छेदों को हम ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो अगर अस्पृश्यता होती है तो किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? समानता के अधिकार के। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो सेंसस के आंकड़े चूंकि अभी वही वाले पढ़ने हैं, नए आए नहीं हैं। बिहार और अरुणाचल, इनमें क्या था कि लगभग 70% के आसपास मेल लिटरेसी थी, है ना, जो कि पूरे सभी राज्यों में सबसे कम थी। 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य का एक अलग भाग है 4A, है ना, जिसमें कुल 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वें के रूप में ही ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट से 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके बारे में 3 कथन है, कौन सा सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। तो इसका गठन शिवरामन समिति की सिफारिश पे किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। अस्तित्व में 1980 में नहीं, 1982 में आया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो जहाँ पे दूसरा है अगर उसको ही काट दें तो उत्तर हमारा 1 और 3 बचेगा, ये सही हो गया, है ना, ऑप्शन सी। इसमें से गलत कथन, असत्य कथन जो है इसको पहचानना है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का मतलब हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी है, ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है इसको यूज किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में गेहूं और चावल के लिए, ठीक है। तो ये कथन गलत है। दूसरा है परती भूमि की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए उससे कुछ समय के लिए बंजर छोड़ देने की प्रथा है ना। तो जो लैंड हमारे, आपने अगर गांव से संबंधित हैं आप लोग तो देखा होगा कि अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उसको कुछ समय के लिए जैसे छोड़ा जाता है ताकि उसकी, है ना, ये जो उर्वरता है वो वापस आ सके। तो ये कथन तो ठीक है, पहला जो है वो गलत है। किस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल को हुई हानि से जो पीड़ित किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना? तो ये फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी इस रेफरेंस में। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है यहाँ पे, तो उसमें से पूछा गया कौन सा सही है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पे जो थार डेजर्ट वगैरह हैं, रेत के टीलों से ढके हुए ये रेतीले मैदान स्थित हैं, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मैप पे चाहे तो एक बार देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि वही राजस्थान के जो ये हमारे डेजर्ट्स हैं, इसके क्षेत्र रेफरेंस में, इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं, तो ये बात ठीक है।
ठीक। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है। स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं एक बार। चारों स्टेटमेंट आपने देख लिए हैं और उत्तर जो है A, B, C या D कौन सा सही है ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एडमिशन्स के लिए मैंने पहले ही बताया था, कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।